हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। बहुत उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारियां चल रही होंगी। तो बालाजी क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप लोगों ने पिछले क्लासेस देखी होंगी, रिवाइज किया होगा और अगली क्लास के लिए तैयार होंगे। क्योंकि जैसा कि आप सभी ने देखा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, जो कि हम संशोधन के साथ पढ़ रहे हैं, के 5 अध्यायों में से 2 अध्यायों के एमसीक्यूज देख चुके हैं। आज हम अध्याय 3, जिसमें कि अपराध और शास्तियों से जो संबंधित है, उसके एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि अपनी बात हुई थी कि आप लोग अध्याय 3, अध्याय 4 और अध्याय 5 एक बार फिर से वेयर एक्ट पढ़ के आएंगे, ताकि एमसीक्यूज लगाने में आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो चलिए करते हैं हम आज अपनी क्लास शुरू फिर से, और अध्याय 3 से। अध्याय 3, चलिए। एक बार मैं ये चेक कर लूँ, बिल्कुल ठीक चल रहा है सब कुछ। चलिए, अध्याय 3, अपराध और शास्तियाँ, ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज। और ये जो अध्याय है, इसमें हम देखेंगे सेक्शन 7 से लेकर सेक्शन 16 तक। ये 5 अध्याय में से सबसे इम्पॉर्टेंट अध्याय है। इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 37, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के किस अध्याय में शास्तियों का प्रावधान किया गया है। तो बहुत सिंपल सी बात है, अभी हमने देखा कि अध्याय 3 में जो है क्या किया गया है, शास्तियाँ मतलब पेनाल्टीज के बारे में बात की गई है। क्वेश्चन 38, लोक सेवक द्वारा अपने पदीय कृत्य के संबंध में वैध पारिश्रमिक से भिन्न परितोषण प्रतिगृहित करना अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत पाया जाता है। तो ये पाया जाता है धारा 7 के अंतर्गत। अगर आप में से कुछ लोग लिटिगेशन में होंगे तो उनको ये बात ज़रूर पता होगी कि जब कभी भी लोकायुक्त का छापा पड़ता है, आप लोग या न्यूज़ में ही पढ़ते होंगे कि लोकायुक्त की रेड पड़ गई, तो उस रेड में जनरली यही जो धारा 7 है और इसके साथ में धारा 13, ये 2 धाराएं लगती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 39, जो कोई लोक सेवक होते हुए वैध पारिश्रमिक से भिन्न परितोषण किसी बात के करने के प्रायोजन से इनाम रूप में किसी व्यक्ति से प्रतिग्रहित या अभिप्राप्त करेगा या प्राप्त करने को सहमत होगा या करने का प्रयत्न करेगा, वह दंडनीय होगा। तो इसके लिए जो धारा 7 के अंतर्गत
यदि कोई केस बनता है तो उस केस में जो सज़ा का प्रावधान है वो कम से कम सज़ा कितनी मिलती है, 3 वर्ष से अन्यून किंतु 7 वर्ष तक की कारावास और जुर्माने से दंडित उनको किया जाता है। क्वेश्चन 40, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में दंडनीय अपराधों से संबंधित धाराएं हैं। कौन कौन सी धाराएं हैं जो कि इसमें दंड का प्रावधान करती हैं? तो ये धाराएं हैं धारा 7 और 16 तक की धाराएं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की किस धारा के अंतर्गत लोक सेवक को रिश्वत दिए जाने से संबंधित अपराध अभिप्रेत है? तो अभी हमने पढ़ा कि किस धारा के अंदर है, धारा 7 के अंतर्गत जो है वो बताया गया है। ठीक है, अगर आप लोगों ने बेयर एक्ट को पढ़ा होगा तो ये जो सारे एमसीक्यूज हैं ये आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे, बहुत सरल लग रहे होंगे और बिल्कुल ऐसा ही एग्जाम में आता है, तो डरने की कोई बात नहीं है। बेयर एक्ट के एक एक पॉइंट को आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए तो एमसीक्यूज सॉल्व हो ही जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यदि कोई व्यक्ति जो वास्तव में लोक सेवक ना हो लेकिन दूसरे की प्रवंचना से विश्वास कराकर कि वह किसी पद पर पदासीन होने वाला है और जबकि ऐसी कोई संभावना ना हो और तब वह उसका अनुग्रह कर उससे परितोषण अभिप्राप्त करेगा तो वह दोषी होगा। तो वह किस धारा के अंतर्गत दोषी कहलाएगा? तो वो दोषी जो कहलाएगा वो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन, लेकिन देखिए अभी इसमें क्या कहा कि वह प्रवंचना कर रहा है, वो स्वयं उसमें नहीं है, उस पद पर नहीं है, तो इसमें आएगा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत बिल्कुल नहीं, ये तो नहीं आएगा। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अधीन दंडित नहीं किया जाएगा, बिल्कुल ऐसा है। वह छल करने का दोषी हो सकेगा, बिल्कुल सही है। और ऑप्शन डी है आपका, बी और सी दोनों, तो बिल्कुल वह क्या होगा, बी और सी दोनों के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। वैध पारिश्रमिक से अभिप्रेत है और उसमें सम्मिलित है। वैध पारिश्रमिक से क्या मतलब होता है? जिसकी मांग कोई लोक सेवक विधि पूर्ण रूप से कर सकता है, बिल्कुल सही है। ऐसे समस्त पारिश्रमिक जिसे प्रतिग्रहित करने के लिए सरकार द्वारा किसी नियोजन में हो उसे अनुमति दी गई हो, बिल्कुल सही है। ऐसे समस्त पारिश्रमिक जिसे प्रतिग्रहित करने के लिए संगठन द्वारा जिसमें वह नियोजित है उसे अनुमति दी गई हो, बिल्कुल सही। तो इसका जो ऑप्शन डी है ये ऑप्शन सही होगा कि वैध पारिश्रमिक क्या है। ठीक है, तो इसको सिंपल शब्दों में समझिए। वैध पारिश्रमिक मतलब यदि हम कहीं पे काम कर रहे हैं, चाहे हम प्राइवेट रूप से काम कर रहे हों चाहे हम सरकारी नौकर के रूप में काम कर रहे हों, जिसे प्राप्त करने का हमारा अधिकार है वो क्या है, आपका वैध पारिश्रमिक है। ठीक है, तो इसलिए इसमें इसकी जो सभी बातें इसमें दी गई हैं वो सभी सही हैं। लोक सेवक पर भ्रष्ट या विधि विरुद्ध साधनों द्वारा असर डालने के लिए पारितोषण के अपराध को अधिनियम की किस धारा में प्रावधानित किया गया है? ठीक है, तो किस धारा के इसे बताया गया है? तो ये बताया गया है धारा 8 के अंतर्गत। ठीक है, कौन सी धारा के अंतर्गत है? धारा 8 के अंतर्गत है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन 45। जो कोई अपने लिए या किसी अन्य के लिए किसी प्रकार का कोई पारितोषण किसी लोक सेवक को चाहे नामित हो अन्यथा ना हो को भ्रष्ट या अवैध साधनों द्वारा ऐसी बात के लिए उत्प्रेरित करने के लिए या इनाम के रूप में किसी व्यक्ति से प्रतिग्रहित या अभिप्राप्त करेगा या करने के लिए सहमत होगा या करने का प्रयत्न करेगा, वह अधिकतम कितने दिनों कितने कारावास से दंडित किया जाएगा? ठीक है, तो वह कितने कारावास से दंडित किया जाएगा? स्पष्ट है कि वह 7 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की किस धारा के अंतर्गत किसी वाणिज्यिक संगठन द्वारा
किसी लोक सेवक की रिश्वत देने से संबंधित अपराध प्रावधानित है। अगर कोई वाणिज्यिक संगठन किसी लोक सेवक को रिश्वत दे रहा है तो इस बात का वर्णन कौन सी धारा में किया गया है? तो इसका वर्णन किया गया है धारा 9 के अंतर्गत। क्वेश्चन 47, जो कोई अपने लिए या अन्य के लिए किसी प्रकार का कोई पारितोषण किसी लोक सेवक को चाहे नामित या अन्यथा अपने व्यक्तिगत प्रभाव के प्रयोग द्वारा इस बात के लिए उत्प्रेरित करने के लिए हेतु या इनाम के रूप में किसी व्यक्ति से प्रतिग्रहित करेगा या अभिप्राप्त करेगा या करने के लिए सहमत होगा या उसे सहमत करने का प्रयत्न करेगा, उससे कितना दंड मिलेगा? तो अभी हमने पढ़ा था कि उसे दंड पड़ेगा न्यूनतम 3 वर्ष का और अधिकतम 7 वर्ष का जुर्माना, और जो कि इसके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, लोक सेवक होते हुए भी यदि कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 8 या धारा 9 में परिभाषित अपराधों का दुष्प्रेरण करेगा, चाहे वह उसके परिणाम अपराध घटित हुआ हो या ना हो, दंडनीय होगा ऐसे कारावास से। ठीक है, तो उसको कम, तो अगर ऐसी स्थिति निर्मित होती है तो उसे न्यूनतम 6 माह और अधिकतम 5 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। ठीक है, तो ये जो दिया हुआ है, ये कहाँ दिया हुआ है? देखिए, ये दिया है आपका ऑप्शन बी में, न्यूनतम 6 माह और अधिकतम 5 वर्ष तक का कारावास हो सकेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लोक सेवक जो ऐसे सेवक द्वारा की गई प्रक्रिया के कारोबार से संपृक्त व्यक्ति से प्रतिफल के बिना मूल्यवान चीज या वस्तु अभिप्राप्त करने हेतु दंड का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो यदि कोई किसी कार्य को करने के लिए कोई लोक सेवक इस प्रकार से कोई मूल्यवान वस्तु प्राप्त करता है, जो गिफ्ट दे देता है कोई, है ना, तो वो किस धारा के अधीन उस का दंड का प्रावधान किया गया है? तो ये प्रावधान किया गया है धारा 11 के अंतर्गत। देखिए, इसमें के लगभग सारे क्वेश्चंस आपके सीधे सीधे सेक्शन से आते हैं, तो इसलिए इसमें गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन 50, जो कोई लोक सेवक होते हुए अपने लिए या किसी अन्य के लिए किसी व्यक्ति से यह जानते हुए कि वह लोक सेवक द्वारा की गई या की जाने वाली किसी क्रिया का कारोबार से वह व्यक्ति संपृक्त हो चुका है या उसका संपृक्त होना संभाव्य है, या उसके किसी लोक सेवक जिसका वह अधीनस्थ है किसी मूल्यवान वस्तु को प्रतिग्रहित करेगा या अभिप्राप्त करेगा, तो उसे कितने समय का, कितने वर्ष का अधिकतम कारावास हो सकेगा। ठीक है, देखिए आपको ये प्रश्न जो है वो सुनने में बहुत भारी भारी लग रहे होंगे, लेकिन अगर आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से बेयर एक्ट को पढ़ा होगा तो आपको ये बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगा। इस प्रश्न में सिंपल सी बात की गई है। यदि कोई लोक सेवक है, वो अपने लिए कोई चीज़, कोई मूल्यवान वस्तु की मांग करता है, या कोई लोक सेवक का, जैसे एक एग्जांपल के लिए लीजिए, उनका कोई स्टेनो है, उनका कोई क्लर्क है, अगर वो मैं काम करा दूंगा इस मान को लेकर के कोई राशि प्राप्त करता है, ठीक है, कोई मूल्यवान वस्तु प्रतिग्रहित करता है, तब उसको पूछा जा रहा है कि अधिकतम कितने वर्ष का दंडनीय सजा जो है वो उसको मिलेगी। ठीक है, अब ये सिंपल सी की भाषा में आपको समझ में आई ये चीज़। देखिए, जो बच्चे, अच्छा सबसे पहले तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5 वर्ष। जो बच्चे पहले से पढ़ रहे होंगे, बार बार पढ़ रहे होंगे, उनको शब्द कठिन नहीं लग रहे होंगे, लेकिन ऐसे बच्चे जो अभी नए नए शुरुआत किए हैं उनको ज़रूर थोड़े से शब्द कठिन लग रहे होंगे। और लॉ में ऐसा है कि जो हिंदी के शब्द है ना वो ज़्यादा कठिन है, तो कभी कभी आप लोग क्या करिएगा कि अगर कोई चीज़ें ना समझ में आए तो आप जो जिस साइड में इंग्लिश वाला पोर्शन दिया रहता है एक बार उसको पढ़ लिया करिएगा, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हिंदी के शब्द इसके बहुत कठिन हैं,
इसीलिए तो लॉ लॉ को जो है वो टेक्निकल सब्जेक्ट माना जाता है ना। चलिए, क्वेश्चन 51। यदि कोई अधीनस्थ यदि कोई अधिनियम की धारा 7 या 11 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का दुष्प्रेषण करेगा तो उसे दंडित किया जाएगा। यदि धारा 7 या धारा 11 के अंतर्गत, ठीक है, कोई अपराध होगा तो उस समय क्या होगा? यदि अपराध घटित हुआ हो तो सजा मिलेगी, यदि अपराध घटित ना हुआ हो तो मिलेगी, चाहे अपराध घटित हुआ हो या ना हुआ हो। तो अब देखिए, इसका जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही आंसर है, चाहे अपराध घटित हुआ हो या ना हुआ हो। क्वेश्चन 52 में आ जाइए। जो कोई अधिनियम की धारा 7 या 11 के अधीन दंडनीय अपराध का दुष्प्रेषण करेगा, चाहे परिणाम स्वरूप अपराध घटित हो या ना हो, दंडनीय होगा ऐसे कारावास से। ठीक है, तो उसमें कितने की सजा मिल सकती है? तो हम इसको और भी पढ़ चुके हैं पहले। न्यूनतम 3 वर्ष किंतु अधिकतम 7 वर्ष की सजा मिलेगी। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 53। लोक सेवक आपराधिक औचार के अपराध का करने वाला कहा जाता है। ठीक है, कब कहा जाएगा कि उसने आपराधिक औचार किया है? पढ़ते हैं। ऑप्शन ए, भ्रष्ट या अवैध साधनों से अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई वस्तु या धन संबंधी लाभ अभिप्राप्त करता है तब। बिल्कुल, ये तो है ही, है ना, ऐसा होगा तो ऐसा माना जाएगा। ठीक है, आगे और पढ़ते हैं क्या लिखा है। लोक सेवक के रूप में अपनी स्थिति का दुरुपयोग करके अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान चीज या धन संबंधी लाभ प्राप्त करता है। बिल्कुल, अगर ऐसा होगा तो भी ऐसे को लोक सेवक के रूप में के पद पर होते हुए किसी लोक रुचि के बिना किसी व्यक्ति के मूल्यवान वस्तु या धन संबंधी लाभ अभिप्राप्त करेगा। बिल्कुल, ये वाली भी बात है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही उत्तर है। तो आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी बातें इसके अंतर्गत आ जाएंगी। ठीक, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो कोई लोक सेवक आपराधिक औचार करेगा वह दंडनीय होगा ऐसे कारावास से। ठीक है, यदि वह अपराध करता है, औचार करता है, तो वह दंडनीय होगा। क्या दंड मिलेगा? न्यूनतम 4 वर्ष किंतु अधिकतम 7 वर्ष तक का होगा। तो इसका ऑप्शन ए ही सही है। ठीक है, ऑप्शन पहला ऑप्शन ही सही मिल गया हमें। वैसे फिर भी कभी कभी एग्जाम में सारे ऑप्शंस को पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत लोक सेवक द्वारा आपराधिक औचार को परिभाषित किया गया है। बहुत ही आसान लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न। ठीक है, तो आपराधिक औचार को किस में परिभाषित किया गया है? धारा 13 में परिभाषित किया गया है। मैंने क्लास की शुरुआत में ही आपको बताया था कि जब कभी भी अगर आप लिटिगेशन में होंगे तो आपको पता होगा कि मुख्य रूप से जो सेक्शंस लगते हैं लोकायुक्त के रेड पढ़ने पर, वो धारा 7 और धारा 13 के अंतर्गत ही लगते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपराधिक औचार को जो परिभाषित किया गया है वो धारा 13 के अंतर्गत ही परिभाषित किया गया है। चलिए, क्वेश्चन 56। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराध के प्रयत्न के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अपराध हुआ नहीं है किंतु अपराध करने का प्रयत्न किया गया है। तो प्रयत्न को किसमें परिभाषित किया गया है? धारा 15 में प्रयत्न को परिभाषित किया गया है। प्रश्न 17। जो कोई भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 8, 9 या 12 के अधीन दंडनीय अपराध को अभ्यासता करता है वह दंडनीय होगा। देखिए, अब अभ्यासता करता है का क्या मतलब हो गया? यहाँ पर अभ्यासता करता है का मतलब हो गया कि पहले भी उसने इस प्रकार का कोई अपराध किया था और पुनः उसने अपराध किया है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि
वो इस प्रकार के अपराध करने का, या सीधे मायने में कहा जाए तो इस प्रकार का घूस लेने का आदी हो चुका है, और उसे एक बार सज़ा मिलने या ना मिलने के बाद भी वो इस बात से बाज नहीं आया है ना, तो वो क्या कहलाएगा, अभ्यासता है वो। ठीक, तो इस प्रकार के लिए किस प्रकार कौन से दंड का प्रावधान किया गया है, तो इसमें किया गया है, देखिए पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अगर वह धारा 7 या धारा 7 या 13 के अंतर्गत करता है, ठीक है, तो सज़ा कितनी थी, कम से कम 3 वर्ष और अधिकतम 7 वर्ष तक की थी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ वो क्या कह रहा है कि अभ्यासता है ना, अभ्यासता है मतलब उसने फिर से किया। तो अगर किसी की गलती को एक बार माफ़ किया जा सकता है, लेकिन अगर वह पुनः गलती करे तो क्या होगा, जाहिर सी बात है, सज़ा बढ़ जाएगी। तो इस स्थिति में यहाँ क्या होता है, यहाँ कम से कम जो सज़ा होती है वो 5 वर्ष तक की होती है, किंतु अधिकतम जो सज़ा होती है वो कितनी होती है, 10 वर्ष तक की होती है। तो ये दिया है आपका ऑप्शन ए में। ठीक, तो अभ्यासता का यहाँ पर ये मतलब निकलता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 58, जो कोई भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 1988 की धारा 1 के अंतर्गत के खंड ग या खंड घ में वर्णित अपराध करने का प्रयत्न करता है, ठीक है, तो उसे कितनी सज़ा मिलती है। तो ऑप्शन में देखिए, 2 वर्ष तक का कारावास, ठीक है, 2 वर्ष से कम का नहीं होगा, किंतु 5 वर्ष तक का जुर्माना हो सकेगा, ठीक है, 5 वर्ष तक का कारावास की सज़ा होगी और 6 वर्ष तक के कारावास की सज़ा होगी। तो सही ऑप्शन कौन सा है, इसमें देखिए स्पेसिफिकेशन करके दे दिया है, 13(1) और 13 का जो डी है वो दोनों सेक्शन के अंतर्गत पूछा गया है। तो बहुत ही ध्यान से इस प्रश्न को देखिए और बताइए कि इसमें कितनी सज़ा की बात कही गई है। आप लोग भी कभी कभी कमेंट्स में आंसर दिया करिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 वर्ष से कम की नहीं होगी, जो 5 वर्ष और जुर्माने की होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 59, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(2) या धारा 14 के अधीन अर्थदंड अधिरोपित किया जाना है, तो उसे दंडादेश पारित करने वाला न्यायालय उस संपत्ति का मूल्य जुर्माना के निर्धारण में विचारणी होगा। उक्त प्रावधान, ठीक है, ऐसा प्रावधान कहाँ किया गया है, तो स्पष्ट रूप से ऐसा प्रावधान किया गया है धारा 16 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए तो ये जो चैप्टर था ये हमारा था मुख्य रूप से अपराध और अपराध से संबंधित जितनी शास्तियाँ हैं उसको लेकर के। अब देखिए मैं अभी बीच में नहीं, हम एक काम करेंगे, मैं आपको वीडियो के अंत में एक शॉर्ट नोट दे दूंगी जिसमें कि आपको इस अध्याय से संबंधित जो मुख्य सेक्शंस हैं और उसमें जो सज़ा मिलती है वो एक दे दूंगी, आप उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर नोट करके उसको रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हम अभी नहीं करते, मैं लास्ट में आपको वीडियो के लास्ट में वो चीज़ उपलब्ध करवा दूंगी। तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहें। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अब अगले अध्याय की ओर। अध्याय 4 जो संबंधित है वो संबंधित है कि इस अपराध मतलब इस एक्ट के अंतर्गत जो भी अपराध होते हैं, ठीक है, उनका इन्वेस्टिगेशन कैसा होता है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाता है, तो वो किस में दिया गया है, सेक्शन 17 और 18 में इससे संबंधित बात की गई है। ठीक, तो चलिए चलते हैं हम अपने ऑब्जेक्टिव की ओर। बिना बेयर एक्ट पढ़े आप लोग बिल्कुल भी ऑब्जेक्टिव्स नहीं लगाएंगे, क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है और आप लोगों को लगेगा ये तो बहुत टफ है, जबकि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। एक बार आप बेयर एक्ट जरूर पढ़िएगा। क्वेश्चन 60, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अधीन
अन्वेषण के लिए प्राधिकृत व्यक्तियों का प्रावधान किया गया है। तो इस मतलब किस कौन से सेक्शन में ऐसे व्यक्तियों का प्रावधान किया गया है? तो ये प्रावधान किया गया है आपके धारा 17 के अंतर्गत कि कौन है जो इन्वेस्टिगेशन करेगा। क्वेश्चन 61, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना की दशा में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के किसी मामले में अन्वेषण किया जा सकेगा ऐसे पुलिस ऑफिसर द्वारा। ठीक है, तो स्पेशली यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? दिल्ली पुलिस की बात की जा रही है। तो दिल्ली पुलिस के अंतर्गत किनको इस प्रकार के मामलों का इन्वेस्टिगेशन करने की परमिशन होती है? तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए, उप पुलिस अधीक्षक से अनिम्न पंक्ति का हो, राजपत्रित अधिकारी हो, निरीक्षक से अनिम्न पंक्ति का हो, सहायक पुलिस आयुक्त हो। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कि वो क्या होना चाहिए, निरीक्षक से, डी वाला ऑप्शन है ना, निरीक्षक से अनिम्न पंक्ति का होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 62, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अधीन मामलों के अन्वेषण हेतु प्रावधान किया गया है। क्या प्रावधान किया गया है? चलिए पढ़ते हैं प्रावधानों को। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना की दशा में पुलिस निरीक्षक से अनिम्न पंक्ति का अधिकारी हो। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ये होना ही चाहिए। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद या किसी अन्य मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में बताया गया है। ठीक है, तब उस दशा में क्या होगा, सहायक पुलिस आयुक्त से अनिम्न का होना चाहिए। बिल्कुल ये बात भी सही है। अन्य उप पुलिस अधीक्षक या उनके समक्ष पद अधिकारी से अनिम्न पंक्ति का होना चाहिए अन्य स्थानों पर। इन स्थानों के अतिरिक्त बिल्कुल ये बात है, उपरोक्त सभी प्रावधान। तो वास्तव में इसका जो आंसर है वो क्या होगा, आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी बातें सही हैं। चलिए क्वेश्चन 63, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अधीन जो अपराधों का अन्वेषण किया जा सकेगा। ठीक है, पुलिस उप निरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, पुलिस उप अधीक्षक और पुलिस आयुक्त। तो किसके द्वारा किया जा सकेगा, पुलिस उप अधीक्षक के द्वारा किया जा सकेगा। क्वेश्चन 64, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अधीन किसी अपराध का अन्वेषण किसके आदेश के बिना तथा कोई गिरफ्तारी वारंट के बिना नहीं करेगा। ठीक है, तो क्या क्या ऑप्शन दिए हैं, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ठीक है, ऑप्शन बी में देखिए प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, ऑप्शन सी सत्र न्यायाधीश और यथा स्थिति ए और बी दोनों। बिल्कुल ए और बी दोनों पॉलिटन मजिस्ट्रेट है ना, और प्रथम श्रेणी न्यायाधीश। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। आइए क्वेश्चन 65 की ओर चलते हैं। यदि पुलिस निरीक्षक की पंक्ति से अनिम्न कोई पुलिस अधिकारी साधारण या विशेष आदेश द्वारा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जाए तो वह भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का अन्वेषण यथा स्थिति मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट। ठीक है, क्या कह रहा है फिर आगे, कि आदेश के बिना नहीं कर सकेगा, कि आदेश के बिना करेगा। बिल्कुल कर सकता है, यदि राज्य सरकार ने उसको आदेश दिया है तो वो बिल्कुल भी कर सकते हैं कि आदेश के बिना कर सकेगा। बिल्कुल सीधी सी बात है, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। 66, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13 की उपधारा 1 के खंड अंगाओं में निर्दिष्ट किसी अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी के आदेश के बिना नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो पुलिस अधीक्षक की पंक्ति से अनिम्न हो, पुलिस उप अधीक्षक की पंक्ति से अनिम्न का हो, पुलिस महानिरीक्षक की पंक्ति से अनिम्न का हो और पुलिस आयुक्त की पंक्ति से अनिम्न का हो। तो अगर हम धारा 13 की उपधारा 1 के खंड अंगा की बात करते हैं
तो वहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस प्रकार का केस कौन देखेगा? पुलिस अधीक्षक की पंक्ति से अनिम्न का होना ही चाहिए। तो ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। क्वेश्चन 67 में आते हैं। अधिनियम के अधीन बैंकर, बहियों आदि के अवलोकन का प्रावधान किया गया है। तो इसका प्रावधान कहाँ किया गया है? तो इसका प्रावधान किया गया है धारा 18 में। तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन 68। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अधीन बैंक के खाता बहियों का निरीक्षण किया जा सकेगा। ठीक है, तो देखते हैं कहाँ किया जा सकेगा। पुलिस अधीक्षक के द्वारा, पुलिस महानिरीक्षक के द्वारा, पुलिस अधीक्षक या अपर पुलिस अधीक्षक के द्वारा, ए और सी दोनों। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा? बिल्कुल पुलिस अधीक्षक के द्वारा भी किया जा सकता है और पुलिस अधीक्षक या ऊपर की पंक्ति के द्वारा भी किया जा सकता है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही आंसर है। तो देखिए, इस एक्ट के अंतर्गत हमने देखा कि अध्याय 3 जो है ना, चैप्टर 3, और ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद चैप्टर 4 कि इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा और किस लिमिटेशन के तक का इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा। तो फिर चैप्टर 4 भी महत्वपूर्ण है। तो ये चैप्टर्स बिल्कुल भी छूटना नहीं चाहिए। ठीक, अब इस एक्ट के अंतर्गत की सबसे अंतिम अध्याय 5। ठीक है, अभियोजन के लिए स्वीकृति एवं अन्य विधिक उपबंध। ठीक है, तो जो प्रोसिक्यूशन जो होगा, तो प्रोसिक्यूशन के लिए सैंक्शन कैसे होगा और फिर उसमें और कौन कौन से इम्पोर्टेंट जो आपके प्रोविजंस हो सकते हैं उसके बारे में अध्याय 5 बात करता है। ठीक, जो कि सेक्शंस कहाँ से है? 19 से लेके 31 तक है। क्या होता है, जैसे कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे पूछते हैं कि मैम ये याद करना ज़रूरी है क्या कि किस में चैप्टर्स हैं और कौन से चैप्टर में कितनी सेक्शंस हैं। जैसे पूरे सेक्शंस तो आपको मालूम हो गया कि हाँ ठीक है, इस एक्ट में 31 सेक्शंस हैं। लेकिन कई बार मैं आप लोगों से ये भी कहती हूँ कि आप लोग क्या करें कि चैप्टर वाइज भी याद करें। उससे क्या होता है, जैसे कभी कोई कन्फ्यूज़न हुआ तो हमें पता रहता है कि अच्छा ये अगर प्रोसिक्यूशन की बात कर रहे हैं तो प्रोसिक्यूशन से संबंधित सेक्शंस कहाँ से कहाँ तक है? 19 से 31 तक। तो आप जनरली क्या करेंगे, जो भी ऑप्शन जो दिया है उसमें से टिक करेंगे तो 19 से 31 के बीच का ही टिक करेंगे। इसलिए मोस्टली मेरा ये मानना रहता है कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा इन बातों पर भी आप लोग ध्यान रखा करिए कि चैप्टर वाइज भी अगर आपको सेक्शन याद हो जाए तो एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत हेल्प मिल जाती है इन सब चीज़ों से। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं हम चैप्टर 5 का पहला क्वेश्चन और हमारे एमसीक्यू सीरीज़ का 69 क्वेश्चन। अभियोजन संबंधी स्वीकृति के प्रावधान अधिनियम की किस धारा के अधीन किया गया है? तो अभियोजन से संबंधित जो स्वीकृति का प्रावधान है वो धारा 19 में किया गया है। कोई न्यायालय निम्नलिखित किन धाराओं के अधीन दंडनीय अपराध का संज्ञान बिना पूर्व स्वीकृति के नहीं करेगा? ठीक है, किन धाराओं के अधीन अगर कोई अपराध होता है तो नहीं करेगा। तो देखते हैं कौन कौन सी धारा है। 7, 10, 11, 13 और 15, जो ऑप्शन सी है ये उसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन 71। पहले तो इतना बड़ा क्वेश्चन देख के ही थोड़ा सा डर लगने लगता है ना, लेकिन कोई बात नहीं, आराम से आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। यदि किसी कारण से इस बाबत शंका उत्पन्न हो जाए कि धारा 19(1) के अधीन अपेक्षित, ठीक है, किसके अधीन किसकी बात करने लगा अब? धारा 19। तो आप धारा 19(1) को याद कर लीजिए। पूर्व स्वीकृत केंद्रीय या राज्य सरकार किसी अन्य प्राधिकारी में से किसके द्वारा दी जानी चाहिए? ठीक है, वहाँ ऐसी मंजूरी उस सरकार या प्राधिकारी द्वारा दी जाएगी जो लोक सेवक को, ठीक है, तो किस पर दी जाएगी ये बात कर रहा है ये कि वो उस पद पर नियोजित हो,
पद पर बने रहने के दौरान निर्देश दे सकता हो, उस समय हटाने के लिए सक्षम हो और उपरोक्त में से कभी नहीं। तो ये कौन सा हो जाएगा इसमें से? उस समय हटाने के लिए सक्षम था, उस दशा में किया जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 72। ठीक है, ये मैं इरेज कर दूं क्या? नहीं, चलिए कंटिन्यू करते हैं अभी। तो अधिनियम की धारा 7, 10, 11, 13 और 15 के अधीन अपराधों के संज्ञान हेतु पूर्व स्वीकृत के संबंध में निम्न प्रावधान किया गया है। तो देखिए इसके जो ऑप्शंस हैं ये बहुत बड़े बड़े से ऑप्शन दिए हुए हैं। इसको आप, मैं थोड़ी देर के लिए जैसे ए और बी में पास कर दे रही हूँ, तो आप पढ़िएगा, ठीक है, कि ऑप्शन में क्या दिया गया है। ठीक, इसके बाद आप देखिए सी और डी में। ठीक है, तो जब आप सभी ऑप्शन को पढ़ेंगे तो आपको जो इसका सही उत्तर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन 73 की ओर। क्वेश्चन 73। जहां कोई लोक सेवक वैध पारिश्रमिक से भिन्न पारिश्रमिक या कोई मूल्यवान वस्तु अपने लिए या किसी अन्य के लिए अभिप्राप्त या प्रतिग्रहित करता है, ऐसी सहमति देता है, वहां वह उपधारणा की जाएगी कि उसने यह परितोषण या मूल्यवान वस्तु, ठीक है, क्या किया है? वैध पारिश्रमिक है? बिल्कुल भी नहीं। कैसे वैध पारिश्रमिक हो जाएगा? अतिरिक्त पारिश्रमिक? बिल्कुल नहीं। कौन सा अतिरिक्त पारिश्रमिक कर लिया भाई उन्होंने? ठीक है, बोनस के रूप में, इनाम के रूप में। तो क्या माना जाता है कि उन्होंने इसको किस रूप में लिया है? इनाम के रूप में लिया है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन 74। अभियुक्त स्वयं साक्षी होगा, यह प्रावधान भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 की किस धारा में किया गया है? ठीक है, अभियुक्त स्वयं सक्षम साक्षी होगा, इसकी बात किस धारा के अंतर्गत, यह बात किस धारा के अंतर्गत की गई है? तो यह बात जो की गई है वो धारा 21 के अंतर्गत की गई है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि कोई अभियुक्त अपने स्वयं के साक्षी होने के रूप में कथन कर रहा हो तो कोई ऐसा प्रश्न जिसकी प्रकृति यह दर्शित करने की है जिस अपराध का आरोप उस पर लगाया गया है उससे भिन्न कोई अपराध उसने किया है या उसके लिए सिद्ध दोष हो चुका है या बुरे शील का है, उससे उस दशा में के सिवाय ना पूछा जाएगा या उत्तर देने की अपेक्षा की जाएगी। ठीक है, तो इससे संबंधित सारी बातें क्या है? उसने उसी अपराध के आरोपित किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध साक्ष्य किया है। ठीक, ऑप्शन बी, इस बात का साक्ष्य कि उसने ऐसा अपराध किया है या उसके लिए वह सिद्ध हो चुका है या दर्शित करने के लिए ग्राह्य साक्ष्य हो वह अपराध जिसका आरोप उस पर लगाया गया है पहले से ही। और सी कहता है उसके स्वयं या अपने अभिभाषक द्वारा अभियोजन पक्ष के किसी साक्ष्य से अपना अच्छा चरित्र सिद्ध करने की दृष्टि से प्रथम प्रश्न पूछे हैं या चरित्र का साक्ष्य दिया है अथवा प्रतिरक्षा का रूप संचालन इस प्रकार है जिससे कि अभियोजन या अभियोजन का पक्ष वांछना के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसके जो सारे ऑप्शन हैं वो सही हैं, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, अभियुक्त साक्षी के रूप में, अभियुक्त साक्षी के रूप में क्या होगा? न्यायालय के सिवाय आहूत नहीं किया जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है, अन्य साक्षियों की प्रार्थना के सिवाय आहूत नहीं किया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, अपनी प्रार्थना के सिवाय आहूत नहीं किया जाएगा और लोक सेवक अभियोजक की प्रार्थना के सिवाय आहूत नहीं किया जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही है, अपनी प्रार्थना पर के सिवाय आहूत नहीं किया जाएगा।
ऑप्शन सी जो है उसका सही आंसर है। क्वेश्चन 77 में आते हैं। अधिनियम की धारा 13(1) के अधीन किसी अपराध के संबंध में आरोप की विशिष्टियों का प्रावधान किया गया है। तो विशिष्ट धारा जो 13(1) है उसकी जो विशिष्टियाँ हैं वो हमको बताई गई हैं धारा 23 के अंतर्गत। क्वेश्चन 78 में चलते हैं। जब कोई अभियुक्त धारा 13 की उपधारा 1 और के खंड ग के अधीन किसी अपराध से आरोपित किया जाता है। बहुत देखिए, मैं बार बार आप लोग को बता रही हूँ कि धारा 7 और धारा 13 बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा एग्ज़ाम में। पढ़ना सभी को है, लेकिन धारा 7 और धारा 13 ज़रूर पढ़ के जाइएगा। इससे कहीं से भी या तो सामने से या इंटरनल कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, तब आरोप उस संपत्ति की जिसके संबंध में उस अपराध का किया जाना अभिकथित है और उन तारीखों को जिनके मध्य में अपराध किया जाना अभिकथित है। विशिष्ट मदों या ठीक ठीक तारीखों को विनिर्दिष्ट किए बिना वर्णित करना पर्याप्त होगा और ऐसे विरचित आरोप को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 219 समझी जाएगी। परंतु ऐसी प्रथम और अंतिम दिनांकों के मध्य का समय क्या होगा? 1 वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा है। कई बार तो आपको ऑप्शन पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं होना चाहिए। क्या होगा? 1 वर्ष से अधिक का नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 79। कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अधीन दंडनीय किसी अपराध में किसी लोक सेवक के विरुद्ध, ठीक है, किसी कार्यवाही में किसी लोक सेवक को अपने द्वारा, चलिए अगले पेज में चलते हैं। दिए जाने या पेश करने का कथन करता है तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, ठीक है, तो क्या होगा? ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध धारा 12 के अधीन अभियोजन नहीं किया जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन बिल्कुल देखते ही ऑप्शन का समझ में आ जाता है। चलिए क्वेश्चन 80। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की कोई बात निम्न अधिनियम के अधीन की जाने वाली किसी कार्रवाई से प्रभावित नहीं होगी। तो किससे प्रभावित नहीं होगी? वायुसेना, नेवी, सीमा सुरक्षा बल। बिल्कुल उपरोक्त सभी। इसमें भी क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी। अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है। विशेष न्यायाधीश का प्रावधान किसमें किया गया है? चलिए बताइए आप लोग, बिना ऑप्शन देखे बताइए। धारा 20, धारा 22, आगे इसमें नहीं दिख रहा है, और बिना देखे आप लोग बताइए, कमेंट्स बॉक्स में लिखिए कौन सी धारा के अंतर्गत। बताइए, ऑप्शन भी नहीं शो कर रही मैं आप लोगों को। ठीक है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो सभी को पता होगा। धारा 26 के अंतर्गत। कौन सी धारा के अंतर्गत? धारा 26 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अधीन विशेष न्यायाधीश का न्यायालय समझा जाएगा। क्या समझा जाएगा? बहुत सिंपल सी बात है, सत्र न्यायाधीश समझा जाएगा। क्वेश्चन 83। अपील एवं पुनरीक्षण का प्रावधान अधिनियम किस धारा में किया गया है? ठीक है, अब देखिए यहाँ से फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ गए हैं ना। ठीक, जो आपका क्वेश्चन 79 था, क्वेश्चन 80, क्वेश्चन 81, 82, ठीक है, क्वेश्चन 83, जैसे कोई भी सेक्शन पढ़ते हैं तो वैसे भी अपील किस धारा के अंतर्गत की जाती है, ये आपको पता ही होना चाहिए। तो अपील और पुनरीक्षण दोनों की बात किसमें की गई है? तो दोनों की बात की गई है धारा 27 के अंतर्गत। ठीक है, धारा 27 के अंतर्गत। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन 84। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के द्वारा निम्नलिखित कौन सा अधिनियम निरसित किया गया है? ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो बताइए कौन सा निरसित किया गया है? भ्रष्ट आचरण एवं परितोषण नियंत्रण अधिनियम 1927,
भ्रष्ट आचरण एवं परितोषण 1927। उसके बाद ऑप्शन बी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947, दंड विधि संशोधन अधिनियम 2002 और उपरोक्त सभी। तो किसके द्वारा निरसित किया गया है, ये भी आपको हर एक एक्ट के बारे में अगर ऐसा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए। तो इसे निरसित किया गया है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 के द्वारा। इसका मतलब ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर है। ठीक है, तो ये अच्छा, इसमें एक चीज़ फिर से याद रखिएगा कि मैंने अभी लास्ट में आपसे क्या कहा कि जो क्वेश्चन 79 है ना, क्वेश्चन 79 से लेकर के अभी जो क्वेश्चन 84 पढ़ा है, यहाँ तक भी ये क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब हमारा जो है वो इस एक्ट के अंतर्गत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की जो अध्याय 1 से अध्याय 5 तक के थे, वो सारे ऑब्जेक्टिव्स हमने लगभग कंप्लीट कर लिया है। अब मेरे पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो लास्ट ईयर पूछे गए हैं, तो विगत वर्षों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। तो मैं आप सबसे पूछ कर ही इस पर वीडियो बनाऊंगी कि क्या आप लोग ये चाहते हैं कि मैं विगत वर्षों के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए भी एक वीडियो बनाऊं, या फिर उतने में आप लोगों का हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिख कर बताइएगा, क्योंकि अगर आप लोग कहेंगे तभी मैं विगत वर्षों से के जो क्वेश्चंस आए हैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊंगी। अदरवाइज़ ऑलरेडी 2 वीडियो हमारे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से संबंधित हो चुके हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में।